तो ये है हमारा पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हम इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आज मैं रिवीजन कराऊंगा, कल मैं इसी का आपका टेस्ट लूंगा, तो आप इसे तैयार करोगे। अगर हम इसके मैथ कॉन्सेप्ट पे जाएं तो आपको कुछ फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगी बातें। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो थे जो हमने पढ़े थे इस चैप्टर में। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकंड वन वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 बनेगा। तो जितना मास कार्बन का रिएक्टेंट में है उतना ही इसके प्रोडक्ट में होगा, जितना मास ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा। और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास जो है 16 होता है, दो एटम है तो 32 हो जाएगा, एंड 32 + 12 44 होता है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितना मास है 44, उतना ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसकी स्टेटमेंट है दैट इन ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे ये लॉ ये बताता है कि जब भी सेम कंपाउंड बनेगा तो वहां पे जो रेशो होगी उनके मास की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे अगर हम वाटर का एग्जांपल लेके चलें तो वाटर का मास 2 यूनिट, एक्चुअली हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट और ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 है। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो 1:8 आएगा। तो आप कहीं पे भी, चाहे आप लैब में बना रहे हो या फिर आप फिजिकली बना रहे हो या कहीं पे भी दुनिया की किसी भी हिस्से में अगर वाटर की फॉर्मेशन होगी तो उसकी जो रेशो होगी मास की वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें डॉल्टन ने कहा था कि एटम जो है दे आर टाइनी पार्टिकल, दे आर इनडिविजिबल, दैट मींस दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यहाँ से हमारे पास इस पोस्टुलेट से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वेरीफाई होता है। इसके अलावा एटम्स आर आइडेंटिकल बाय मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस जो सेम एलिमेंट के एलिमेंट है एटम्स है वो सेम रहेंगे। डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है जो अलग अलग एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होगी। ओके। और जो लास्ट पॉइंट था वो दैट मीन्स कंबाइन इन सेम रेशो, कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के जब वो कंबाइन करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइप की रेशो में रहेंगे तो वही रेशो उनकी हमेशा रहेगी, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा। तो ये आपका एक तो पॉइंट नंबर 2 और एक पॉइंट नंबर लास्ट, ये दोनों आपके दो अलग अलग लॉ को जस्टिफाई करते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में। एटम के बारे में बताऊं तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, जिसके अंदर उसकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। अब वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे एटॉमिक नंबर है, उसका सिंबल है, उसकी केमिकल नेचर है, उसकी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके। उसके बाद ईच एटम शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम सिर्फ एक एटम ले लें किसी भी एलिमेंट का तो वो उस एलिमेंट की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकता है। देन अबाउट द मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो है दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड, दोनों के होते हैं। और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जो है, उस कंपाउंड का अगर हम सिंगल एक मॉलिक्यूल की स्टडी करें तो उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी सारी जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी उस एक मॉलिक्यूल की मदद से हम समझ सकते हैं। अब अगर तुम एटम को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके देखो तो हम यहाँ पे एटम के दो फॉर्म समझते हैं, एक एटॉमिक मास और दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। तो एटॉमिक मास हमें बताता है मास ऑफ द एटम के बारे में, जो कि एक्चुअली क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक मास। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि वो कितना रिएक्टिव है, उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी कंबाइनिंग नेचर क्या है। और कंबाइनिंग के लिए जो भी एटम है वो हमेशा दो फॉर्म में हम उसको समझते हैं, और वो है उसकी आयनिक फॉर्म। ओके। मोनो एटॉमिक हो सकता है या फिर पॉली एटॉमिक हो सकता है। गॉट इट। अगर हम मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सटेंड करके देखें नीचे तो मॉलिक्यूल के टाइप्स के बेस पे हमने मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। होमो एटॉमिक होते हैं बेटा और हेट्रो एटॉमिक होते हैं। होमो का मतलब है जो सेम टाइप के एटम से बने हो, जैसे H2O2 N2। और हेट्रो एटॉमिक मतलब जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने, जैसे H2O CO2 NH3।
ओके, देन आपके पास आता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? का मतलब होता है जितने भी एटम्स है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उनका इंडिविजुअल एटॉमिक मास का टोटल सम हम जो है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। देन आपके पास आता है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर हम आयंस की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आयन से फॉर्म हुए, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन से बना है। लेकिन तरीका इसका भी वही है, इसमें भी हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस जो आयंस और एटम्स है उनको कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। एटोमिसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल आपको बताया जाता है, आप उसका फॉर्मूला लिखोगे तो उस फॉर्मूले में राइट साइड के बॉटम में जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसकी एटोमिसिटी होगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे N2, तो यहाँ N2 का मतलब है कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, और ये 2 का मतलब यहाँ पे 2 एटम से मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है। दैट मीन्स यहाँ पे एटोमिसिटी नाइट्रोजन की कितनी कंसीडर होगी? 2। ओके, अब आगे देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिविंग राइज टू द प्रोडक्ट इज गवर्न बाय द सर्टेन लॉज, और इन्हीं लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जनरली ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास जो तुम्हारे लेवल पे है वो हम सिर्फ 2 ही स्टडी करेंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन करेंगे। अगर आप आगे बड़ी क्लासेस जैसे कि आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहाँ पे आपको और भी एडिशनल लॉज की स्टडीज करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप यहाँ वहाँ स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोपोर्शन होगा, गैल-लुसेक्स लॉ हम पढ़ेंगे जो गैसियस वॉल्यूम के लिए होगा। तो ये सब चीजें हायर क्लासेस के अंदर के लिए। फिलहाल हम सिर्फ 2 ही लॉज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड ये स्टेटमेंट अगर आती है तो आप ये लिखोगे थे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड दिस लॉ इज known as the law of conservation of mass. ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास जो रिएक्टेंट का होता है वो हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये ए बी बनाएंगे। तो जो भी मास ए और बी का सम होगा वही मास ए बी का प्रोडक्ट का भी वैल्यू देगा, और इसी से हमें पता लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे सपोज करो हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इंटू में हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 ग्राम तो हमने ली हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है बेटा कितना, 16, तो 2 का हो जाएगा 32। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कितना, ठीक है, दिस विल बी 36। और इस तरीके से H2O का भी अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो विल गेट द सेम वैल्यू। एंड यहाँ पे हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन भी यही आएगा कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड शो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आप साथ में जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और देखिए, और एग्जाम्पल आप देना चाहते हो तो अगर सपोज करो कि एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हमने 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ ट्रीट किया, दैट मीन्स रिएक्शन करवाया। प्रोडक्ट जो बने उनमें 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 0.9 ग्राम वाटर मिला और 8.2 ग्राम हमें सोडियम इथेनोएट मिला। तो अब आपको ये प्रूव करना है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन जो है ये एग्रीमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। एग्रीमेंट का मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जस्टिफाई करती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। आपको स्टार्टिंग में लिखना है सोडियम कार्बोनेट और देन प्लस में इथेनोइक एसिड, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुआ उसमें इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सोडियम कार्बोनेट प्लस में इथेनोइक एसिड, ये जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड में हमें चीजें मिल रही हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट प्लस में मास ऑफ द इथेनोइक एसिड होना चाहिए मास ऑफ द सोडियम इथेनोएट प्लस में मास ऑफ CO2 प्लस में मास ऑफ वाटर। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको पता है कि मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट हमें दिया था 5.3 ग्राम, प्लस में मास ऑफ द इथेनोइक एसिड हमें दिया था 6 ग्राम। इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमें मिलता है 11.3 ग्राम।
सिमिलरली मास ऑफ द सोडियम इथोनेट हमारे पास था 8.2 ग्राम, मास ऑफ CO2 हमें मिला था 2.2 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर हमें मिला था 0.9 ग्राम। अगर आप इनको भी आपस में ऐड करेंगे तो यू विल गेट 11.3। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज द रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड विच इज द प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम आ रही है एंड हेंस वी कैन से दैट वी हैव जस्टिफाइड या प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके उसके बाद आते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने प्रूव कर दिया और लास्ट में आप लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एग्रीमेंट विद द गिवन वैल्यूज ऑफ इक्वेशन बिकॉज वी हैव प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी आपको विद एग्जांपल क्या करना है, जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है, तो पहले तो स्टेटमेंट पूछी जाएगी। स्टेटमेंट में आप लिखोगे अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप लिखोगे स्टेटमेंट यहां से शुरू होती है आपकी, एक प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट का मतलब है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सैंपल जो है कहां से लिया गया है। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि उनका जो रिएक्शन कंडीशन होगा वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर वाटर का नेट मास कैलकुलेट करोगे आप तो इसमें बेटा 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन से मिलके 18 ग्राम वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये जो रेशो है वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे ऊपर आप रखोगे हाइड्रोजन और नीचे अपोन में रखोगे आप ऑक्सीजन। तो और हाइड्रोजन की जो मास है वो 2 है, अपोन में जो ऑक्सीजन का है वो 16 है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, तो आपके पास 1/8 यानी कि रेशो आ जाएगी 1:8। अब अगर हम एक और सैंपल लेके चले जहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं, अब हम वाटर को जो है H2O, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं इसको, वो हम 36 ग्राम हमने वाटर लिया, तो इसमें 32 ग्राम जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन है और आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है। तो रेशो आपके पास 4/32 हो जाएगा यानी कि 1:8 आएगा। अगर सपोज करो हमने जो वाटर लिया वो 9 ग्राम दिया, ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम इसमें हाइड्रोजन मान के चलिए, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगी रेशो 1:8 आएगी। तो आप हर जगह पे रेशो कांस्टेंट देख पा रहे हो और इसी से लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो जस्टिफाई हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो फ्रॉम द अबव 3 केसेस, ये जो 3 केसेस हमने वाटर के लिए देखे, इसमें हमने देखा कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सैंपल का रेशो अलग अलग लिया, लेकिन जब हम उनकी डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी रेशो 1/8 यानी कि 1:8 आ रही है। और इसका मतलब है कि हम चाहे किसी भी फॉर्म में वाटर को बनाएं, ठीक है, लेकिन उसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसीलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव हो जाता है। Likewise, if a sample of hydrogen and oxygen was taken from anywhere, हम कहीं से भी, यानी पानी आप एक्सक्यूज मी, वेल से ले, पॉन्ड से ले, लेक से ले, रिवर से ले, सॉरी बेटा सुबह सुबह थोड़ा सा जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है। anyway, आप कहीं से भी लीजिए सैंपल, लेकिन जब भी आप उनकी रेशो निकालेंगे तो रेशो विल बी ऑलवेज 1:8। और यहाँ पे ये बात आप जस्टिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो बाय मास। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है 1:8 की रेशो में बाय मास रिएक्ट कर रहे हैं वाटर की। तो व्हाट मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे MH का मतलब यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन अपोन में MO मास ऑफ ऑक्सीजन, इसकी रेशो 1/8 होनी चाहिए, ये हमें जस्टिफिकेशन से प्रूव हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या है, MH मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन जो है 3 ग्राम है, जो गिवन है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे रखें तो जहाँ पे MH है वहां पे हमने मास ऑफ हाइड्रोजन रख दिया, नीचे MO मास ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालना है और रेशो कांस्टेंट हमारे पास 1/8 होती है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और MO को 1 से करेंगे तो MO ही रहेगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमें, 24 ग्राम। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो बड़ी इजीली आप इस सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 24, और इट विल बी द सैंपल ऑफ 27 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन। तो अगर टोटल 27 होगा तो उसमें से आप मान सकते हो कि 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की रेशियो जो है हमेशा 8 टाइम्स होगी। तो 8 का अगर 1/3 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता देता हूं आपको। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो क्या कहती है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो इन दो लॉ को बिल्कुल पूरी तरीके से जस्टिफाई करती थी, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। एंड जो पॉस्टुलेट डाल्टन ने दिए थे वो पॉस्टुलेट हर एक बच्चे को आने चाहिए, बिकॉज जो आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर देम प्रॉपरली। और ये चीजें इसलिए भी पता होनी चाहिए बिकॉज आने वाले टाइम में you will need all such properties to know better the chemistry। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री को आप बेहतर तरीके से समझे तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी बेटा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स। तो यानी कि जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। बाद में हमें पता है कि उसको हम सब डिवाइड करते 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में। तो एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है जो ना कि डिस्ट्रॉयड किए जा सकते हैं ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। और इसी पॉस्टुलेट से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है जस्टिफाई होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट के जो एटम्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास एक जैसा होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट के एटम लेंगे तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। एटम कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। म्यूट बंद करो, कौन है ये? देन ये वाला जो आपके पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट ऑफ या विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, सपोर्ट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दैट इज दिस वन, दैट एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड के। उसके बाद एटम के बारे में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो आज हमारे पास एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने वो सारी चीजें पढ़ा दी आपको। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एटम जो है किसी भी एलिमेंट का छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल है, ये बात तो तय है। लेकिन वो पार्टिकल अब इतना भी छोटा नहीं है कि वो अपने आप में और छोटा नहीं किया जा सकता। इट कैन बी सब डिवाइडेड। So an atom is the smallest particle of an element which take part in the chemical reaction such that during the chemical reaction the atom maintain its identity। जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है थ्रू आउट द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ओके, तो यानी कि कोई भी एटम अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता। अगर वो एटम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान लूज कर रहा है तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी भी लूज कर देगा, अपना एटॉमिक नंबर भी लूज कर देगा, अपना सिंबल भी लूज कर देगा, जो कि कभी नहीं होता। यही एक एटम की अपनी खुद की एक पहचान है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स जो है दे आर वेरी स्मॉल हैंस कांट बी सीन। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए वी नीड वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, और उसमें भी हमें सिर्फ इनके, ठीक है, आप कह सकते हो एक्सरे फॉर्म ही नजर आते हैं, ना कि एक्चुअल फॉर्म। एटॉमिक रेडियस जो है किसी भी एटम की वो इतनी छोटी होती है, दैट इज 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होती है। तो आप याद रखना कि अगर हम इसको नैनोमीटर में देखें तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यहाँ हर जगह से आपके क्वेश्चन आएंगे, हर बात को आपको ध्यान से समझना है। इसीलिए मैं नोट्स को एक बार दोबारा आपको रिव्यू करवा रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते कि हमें पढ़ना क्या है। जिसमें IUPAC की सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि क्या है। ओके, और इस तरीके से ये सिंबल भी सबको पता होने चाहिए, नाम और पहले 20 एलिमेंट के सिंबल जितने ये दे रखे एटलीस्ट ये आप सब कर ले। एल्युमिनियम को हम AL से डिनोट करते हैं। याद रखना सिंबल में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और अगर उसमें 2 लेटर्स आ रहे हैं तो आप पहले को कैपिटल दूसरे को स्मॉल लिखेंगे, और कोई भी डॉट का सिंबल इसमें यूज नहीं होता। आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है AR से डिनोट किया जाएगा। बेरियम को जो है आप BA से, बेटा कैल्शियम को CA, कार्बन C होता है, क्लोरीन CL होता है, कोबाल्ट CO होता है, कॉपर CU होता है, फ्लोरीन जो है F से डिनोट करेंगे, गोल्ड को AU से, हाइड्रोजन को H से, और यहाँ पे आओ तो आयोडीन को I कैपिटल से, आयरन को FE से, लेड को PB, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O,
पोटेशियम को K, सिलिकॉन को Si और सिल्वर को Ag और सल्फर को S और जिंक को Zn से डिनोट करेंगे, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो किसी भी एलिमेंट का, ये क्वेश्चन सीधे आएंगे, डिफाइंड एटॉमिक नंबर, डिफाइंड एटॉमिक मास, तो आप सभी बच्चे इनको तो पक्का कर लीजिए। आप लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम या एलिमेंट का टोटल नेट जो मास होता है उसी को हम उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। 1961 में IUPAC के द्वारा, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और एटॉमिक मास यूनिट में से कन्वर्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड यू। पहले इसे AMU कहते थे, एटॉमिक मास यूनिट, फिर इसको यूनिफाइड मास के नाम से जाना गया, टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी। अभी डेफिनेशन अगर आएगी एक नंबर में, तो ये है आपकी डेफिनेशन, जो आप सारे बच्चे यहाँ से तैयार कर लें। What is atomic mass unit? You will see that atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 the mass of the carbon atom, जिसका मास कितना हो? 12। अब AMUC एटॉमिक मास का शॉर्ट फॉर्म है। AMU, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, जिसको आगे जाके IUPAC ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? यूनिफाइड मास में। तो ये होता है 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम, दैट इज 12। तो 12 से 12 कट जाएगा, आपके पास एक्चुअल वैल्यू 1 आएगी। और 1 यूनिट जो वैल्यू होती है, अगर उसको हम केजी में कन्वर्ट करें, तो ये भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। इट इज 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ओके। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, कार्बन का 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 यूनिट होता है। अब एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं अगर उसके बारे में बताया जाए, तो एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ ग्रुप को छोड़ के, जिसमें एक आता है हमारा इनर्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 18, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जीनन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उनको हम ग्रुप नंबर 18 कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। आगे देखिए, ओनली एटम्स ऑफ नोबल गैसेज, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो नोबल गैसेज है उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये अनरिएक्टिव होते या इनर्ट होते बाय नेचर, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूल, आयंस और कंपाउंड बनाते हैं। आगे देखें, एटम न्यूट्रल होता है, तो अगर न्यूट्रलिटी की बात करें तो एटम जो है, ठीक है, उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी एटम के पास 5 प्रोटॉन है तो +5 चार्ज है, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 है, और दोनों को मिला दो तो +5 -5 आपको देता है 0। तो एक न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है? हमेशा 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आयन जब वो बनाते हैं तो आयन दो तरीके से बनते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई गेन करता है तो एनायन बनाता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ओके। और मॉलिक्यूल जो होते हैं बाय नेचर वो न्यूट्रल होते हैं हमेशा। अब मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और जिनको हम केमिकल फॉर्मूले से दिखाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल जो है अपने आप में इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और यू कैन से कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैंने अब बताया कि एटम फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हीलियम और इन चीजों को छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, लेकिन मॉलिक्यूल सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है HO, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वाटर के, ठीक है, वाटर इन्हीं से मिलकर बना होता है। और उस अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जो शायद यहाँ ये लिखना भूल गए, दैट इज यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, और H2 बनेगा। गॉट इट? मॉलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम, एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट के एटम है तो वो होमो एटॉमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दैट मींस सेम टाइप के एटम, जैसे H2, O2, N2। और हेट्रो एटॉमिक कौन से होते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो जनरली कंपाउंड के होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके होंगे। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल के बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो होमो एटॉमिक के एग्जांपल आप यहां से समझ लीजिए। इसमें O2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, N2 है, O3 है, S8 है, P4 है, ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। और हेट्रो का मतलब जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, SO2 से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना है। ओके। एटोमिसिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। ये भी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में आएगी, पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर्गन, ये तो हमारे पास एलिमेंट का नाम है,
और ये उसके पॉसिबल जो भी मॉलिक्यूल बन सकते हैं और ये उनकी एटोमिसिटी है। तो आर्गन जो है वो नोबल गैस है, तो ये सिंगल, इसका एटॉमिक फॉर्म भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्म भी सेम है, तो इसीलिए इनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म दिखाते हैं। हीलियम जो है ये भी नोबल गैस है, He इसका सिंबल है, मोनो एटॉमिक ये भी है क्योंकि एक ही एटम इसके मॉलिक्यूल को भी शो करता है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो आपके पास जो है एटम दिख रहे हैं, इसलिए इसकी एटोमिसिटी 2 है, तो जिसमें 2 एटम से बने हैं उसे डायटोमिक कहते हैं। हाइड्रोजन ये भी 2 एटम से बना, ये भी डायटोमिक हो गया आपके पास। अगर हम बात करें फास्फोरस की, इसमें एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, इसीलिए इसको टेट्राएटॉमिक कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्फर जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम से अपना मॉलिक्यूल बनाता है, S8, इसलिए इसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। ओजोन जो है उसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो ट्राइएटॉमिक कहलाएगा, ये भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज बस मैं यहीं तक रख रहा हूँ, कल इसके आगे की रिवीजन प्रोसेस करवाऊंगा मैं आपसे। तो आई थिंक मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्लियर हो रहा है? तो जो बात मैंने अभी समझाई, ये सब रिवीजन हो रहा है, ये सारा चैप्टर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, बल्कि ये चैप्टर हमने ऑफलाइन क्लास में स्कूल में किया हुआ है। और ये नोट्स आपको ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, आपने इनको अपनी कॉपी में लिखा होगा, और कॉपी सबकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑलराइट, ये अयान अंसारी, आदित्य, फिर तुम्हारे कैमरे बंद हो गए। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो चीजें अब हो रही है, अब पेपर तुम्हारा आसान तो रहेगा नहीं। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पूरे चैप्टर को थोरोली करवा रहा हूँ। एग्जाम तुम्हारे 15 तारीख से स्टार्ट है, और अभी तुम्हें इसी वीक में किसी भी दिन मैं तुम्हें एक दिन पहले मैसेज करूंगा, और आप लोगों को अपनी कॉपीज देके और अपनी फाइल्स देके स्कूल आना है।